मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको क्या करना है, एक वायर दे रखा है और उसके परपेंडिकुलर स्मॉल a डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। वायर में जो करंट है वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग I। मान लो वायर में I करंट है और आपको क्या करना है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से a डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या करोगे, बायो-सावर्ट्स लॉ अगर यूज़ करना है, मैं बायो-सावर्ट्स लॉ लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है बायो-सावर्ट्स लॉ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ये याद रखना है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी I का मतलब करंट है, dl का मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट है, साइन थीटा का मतलब है एलिमेंट की डायरेक्शन, और जो पॉइंट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसकी तरफ एलिमेंट के सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करोगे उनके बीच का एंगल, और r का मतलब होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ वायर है, इसका नाम रख देता हूँ मैं, XY नाम का कुछ वायर है, और आपको इसकी वजह से a डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, अगर आपको बायो-सावर्ट्स लॉ यूज़ करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करना है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करना है। करंट एलिमेंट किसको बोला जाता है, लेंथ के एक छोटे से एलिमेंट को, जिसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। तो ये मैंने एक छोटा सा एक करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया dl लेंथ का, और इसकी डायरेक्शन किधर है, जो करंट है वो ऊपर की तरफ हमने एज्यूम किया हुआ है, तो इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या मानी जाएगी, ऊपर की तरफ मानी जाएगी। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहला काम क्या किया, करंट एलिमेंट एज्यूम कर लिया वायर के ऊपर, चाहे वायर सर्कुलर फॉर्म में हो, लूप की फॉर्म में हो, या स्ट्रेट हो, कैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा वायर, उसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लो। पहला काम हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पॉइंट आपको पता ही है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है, P पॉइंट पे बताना है। तो एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ आपको क्या करना है, एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना है, पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट की तरफ एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करना है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब सेकंड काम क्या करोगे, ये जो पोजीशन वेक्टर r है और जो dl एलिमेंट की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल देख लो, एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। पहला काम हो गया। देखो, सबसे पहले एलिमेंट एज्यूम कर लिया, फिर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ कर दिया, दोनों के बीच का एंगल देख लिया। उसके बाद में सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा वायर है, इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है P पॉइंट पे। तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हम करेंगे तो मैं अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। और किसका इंटीग्रेशन करना है, जो स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी कुछ लिमिट भी लगानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि वायर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब वायर हो सकता है 5 मीटर लंबा हो सकता है 10 मीटर लंबा हो, ये कैसे पता चलेगा भी कितना लंबा वायर है। तो उसके लिए हम ये वायर कहाँ से कहाँ तक है, उसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक है भाई वायर। ठीक है, अब ये कैसे देखना है वो ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह एज्यूम कर रहा हूँ। मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और इस एंगल को भी मैं एक नाम दे रहा हूँ फाई। ये एंगल कितना है, ये फाई एंगल है। ठीक है, अच्छा, थीटा और फाई में एक रिलेशन होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो बाकी जो दो बचे हुए एंगल हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि यहाँ पे थीटा प्लस फाई ये मिला के 90 डिग्री के बराबर है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, तो इसको हम लिख देते हैं साइड में। ठीक है,
अच्छा ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 5। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, मान लो मैं ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़ा हो गया और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो जो वायर है सामने की तरफ मुझे जो वायर दिखेगा उसका जो लोअर एंड है, नीचे वाला सिरा है, वो मुझे किसी एंगल पे दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे दिखेगा, और ऊपर वाला सिरा है वो भी मुझे हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे दिखेगा। जैसे ये एलिमेंट आपको कितने एंगल पे दिख रहा है, अभी 5 एंगल पे दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इससे देखो आप कितना नीचे देखोगे, कितना एंगल नीचे देखोगे कि आपको डीएल एलिमेंट दिखे, 5 एंगल नीचे देखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं एक्स वाले पॉइंट की बात करूं तो एक्स वाला पॉइंट भी आपको किसी एंगल पे दिखेगा। उस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं। देखो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ, सपोज करो φ1, इसका नाम दे दिया हमने φ1, ये φ1 एंगल बनेगा। इसी तरीके से जब आप ऊपर वाले सिरे को देखोगे तो वो ऊपर की तरफ आपको किसी एंगल पे दिखेगा। इस एंगल का भी कुछ नाम रख दो, इस एंगल का हम नाम रख देते हैं φ2। ये कोई φ2 एंगल बन रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो ऊपर वाला जो एंगल है वो आपने कैसे मेजर किया है, ये ऐसे मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नीचे वाला जो एंगल φ1 मेजर किया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ मेजर किया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनको मेजर करने की जो डायरेक्शन है वो दोनों की अलग अलग हो गई। एंगल वैसे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लो, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि एक जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है किसी एंगल पे और एक ऊपर की तरफ है। इसलिए मैं इनमें से किसी एक एंगल को नेगेटिव, एक एंगल को पॉजिटिव नाम दूंगा। तो मैंने इस नीचे वाले एंगल को मान लिया कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो वायर है वो -φ1 एंगल से φ2 एंगल तक एक्सटेंडेड है, मतलब वो यहाँ तक फैला हुआ है, वो -φ1 एंगल से लेके और ऊपर कहाँ तक है, φ2 एंगल तक है। तो आपको जो लिमिट्स लगानी है वो समझ में आई क्या? क्या लिमिट्स लगाओगे? -φ1 से φ2। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? मैं लगा देता हूँ लिमिट्स, -φ1 से लेके यहाँ पे φ2। यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि जो वायर है ना, उसके लिए आपको जो इंटीग्रेशन करना है इस डीएल, ये जो डीबी का इंटीग्रेशन करना है, उसमें देखो यहाँ पे डीएल आ रहा है। डीएल मतलब एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। जैसे डीएक्स आता है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, डी आता है तो क्या होता है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डीएल आ रहा है, मतलब एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। और लिमिट्स आपने किसकी लगाई है? एंगल की लगाई है, φ1 से φ2 है ना, -φ1 से φ2। तो ये तो मिसमैच कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसी की लिमिट्स लगती है हमेशा। तो एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो या तो इसको लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो लिमिट्स को, या फिर आप इस फंक्शन को, ये जो सामने लिखा है, इसको फाई की टर्म्स में लिख लो, ताकि आप इंटीग्रेट करके फाई की लिमिट्स उसमें पुट कर पाओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, फाई की टर्म्स में लेके आएंगे। यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सबको फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के। जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि μ0/4π ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको अपन इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। I मतलब करंट, ये भी कांस्टेंट होता है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में बचेगा क्या? एक तो बचेगा dl, एक बचेगा sin थीटा और एक r², और ये तीनों ही वेरिएबल्स है। भी dl की जो dl एलिमेंट की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हो। ये एलिमेंट तो आपने एज्यूम किया है dl लेंथ का, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा कितना भी ले सकते हो। तो ये एक्चुअल में एक वेरिएबल है। साइन थीटा, थीटा भी वेरिएबल है। कैसे? अगर आप ये वाला जो एलिमेंट है dl लेंथ का, इसको थोड़ा नीचे लेते या थोड़ा ऊपर लेते तो ये एंगल चेंज होता है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे थीटा भी क्या है? वेरिएबल। r भी वेरिएबल है। कैसे? अगर आप यही एलिमेंट एकदम यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये जो r डिस्टेंस थी अभी वो किसके बराबर हो जाती? a के बराबर हो जाती। और अगर ये एलिमेंट नीचे होता तो ये r की वैल्यू इस लेंथ के बराबर होती, जो कि ज़्यादा होती पहले से। इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये तीनों वेरिएबल्स हैं, इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट करनी है अब ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं साइन थीटा को फाई की टर्म्स में लिखूंगा। तो मुझे ये रिलेशन पता है, क्या है रिलेशन? थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई लिख सकते हो। और उसके बाद में दोनों साइड में अगर साइन फंक्शन लगा दोगे तो ये बन जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन, इधर क्या बनेगा?
90 डिग्री माइनस 5 बनेगा। आया ना समझ में? अब देखो दोनों साइड में ऐसे लगा सकते हो साइन फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है बताओ? साइन 90 माइनस 5 क्या होता है? कॉस 5 होता है ये तो इसका मतलब साइन थीटा को आप कॉस 5 लिख सकते हो। तो ये देखो साइन थीटा 5 की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, हमको साइन थीटा की जगह लिखना होगा कॉस 5। अब इसी तरीके से आर को कन्वर्ट करेंगे। देखो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल है फाई। एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये वाली लाइन क्या है? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है क्या? क्या रिलेशन बताओ? कॉस थीटा। तो मैं लिख देता हूँ कॉस फाई इक्वल टू, इसे इस ट्राइंगल के लिए लिख रहे हैं कॉस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। क्या लिखना पड़ेगा? ए अपॉन आर। तो बताओ आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ए अपॉन कॉस फाई, और 1 अपॉन कॉस फाई को हम सेक फाई भी बोल सकते हैं। तो ए सेक फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आर की वैल्यू आ गई अपने पास निकल के। ये लो जी, आर को भी हमने फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से डीएल को कन्वर्ट करना है। अब डीएल को कैसे कन्वर्ट करोगे? अब इसको वापस इसी ट्रायंगल में आ जाओ। देखो इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लिया है, सपोज करो मैंने इस एलिमेंट को इस पॉइंट से, ये पॉइंट है मान लो ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस पे एज्यूम किया है। ये जो मैंने एलिमेंट लिया है ये कितनी लेंथ पे लिया है, मैंने कितनी दूरी पे लिया है? जो पॉइंट ओ है उससे एल डिस्टेंस पे लिया है सपोज करो। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan फाई लिखूं, tan फाई क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? l, बेस कौन है यहाँ पे? a। ये आ जाएगा। यहाँ से l इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? a tan फाई, a tan फाई, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब दोनों साइड में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको मैं क्या करूँगा? डिफ्रेंशिएट, फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ। ये बन जाएगा dl अपॉन डी फाई। ठीक है, इधर क्या बनेगा? a, और tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ से बताओ कि dl इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? a सेक स्क्वायर फाई डी फाई लिख सकता हूँ क्या? बोलो। तो ये लो जी, dl भी कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म्स में। सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही है ना। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है एक एक चीज़ को, ताकि हम इंटीग्रेशन करके बाद में सॉल्व कर पाए। अब सॉल्व कैसे करना है? सारे काम हो चुके, समझने वाला काम इतना ही था, बाकी तो अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है जस्ट। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो b इक्वल टू मैंने लिखा म्यू नॉट और 4 पाई, ये कांस्टेंट, i भी कांस्टेंट, इसको भी अलग कर दो। माइनस 5 से 5 की लिमिट लगा दी, और dl की जगह तो मुझे पुट करना है a सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और साइन थीटा की जगह मुझे क्या पुट करना है? कॉस फाई पुट करना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की जगह मुझे क्या पुट करना है? a सेक फाई। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई आएगा। समझ में आया क्या? सारी वैल्यूज़ मैंने पुट करी है, जो कांस्टेंट थे उनको अलग कर दिया, बाकी मैंने वैल्यूज़ पुट करी है बस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैंने कांस्टेंट थे उनको अलग कर दिया। अब देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो a स्क्वायर है, ऊपर a है, तो a से एक a स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? नीचे एक a बचेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई आपस में कैंसिल, तो एक a बचा नीचे और ऊपर बचा कॉस फाई। एक कांस्टेंट है यहाँ पे, a मतलब क्या है? जो पॉइंट है उसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे, a चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब a को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ इस बचे हुए a को, तो इसके अंदर बचेगा कॉस फाई डी फाई। क्या बचेगा? कॉस फाई डी फाई बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, लिमिट्स भी लगा देता हूँ। माइनस 5 से 5 बताओ कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो इसको? b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई माइनस 5 से 5 की लिमिट्स
फाइनल आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इनटू, पहले अपर लिमिट पुट करो, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट क्या है फाई 2, तो साइन फाई 2 माइनस करके क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है, साइन माइनस फाई 1। साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये जो लिखा है ना आपने, देखो साइन माइनस फाई 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस माइनस को आप आगे लेके जा सकते हो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस, तो साइन फाई 1 बन जाएगा ये। तो फाइनल जो आंसर आया, इधर लिख रहा हूँ उसको मैं, नीचे नीचे लिख रहा हूँ, जो फाइनल आंसर अपने पास आएगा वो ये आएगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P के ऊपर वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इनटू फाई 1 वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये लो जी, ये अपना फाइनल आंसर है। तो फाइनल रिजल्ट ये निकला कि कोई भी स्ट्रेट वायर हो, कोई भी स्ट्रेट वायर हो, उसके परपेंडिकुलर अगर ए डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। डेरिवेशन समझ में आया क्या? शुरू से लेके लास्ट तक इसको ऑब्जर्व करो, देखो आराम से, कोई भी स्टेप में कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। फिर मैं इसका एक स्पेशल केस बताऊंगा आपको कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तब कितना मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर आपको मिलता। अभी तो ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना मिलेगा। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है, उसको अभी हम देखेंगे। आगे बढ़ें क्या? अब इसके स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग। स्पेशल केस क्या होंगे कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। अब इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं। जब ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हम कंसिडर करते हैं ना, तो इसमें दो केस बनेंगे। कौन कौन से दो केस हैं, ध्यान से समझना। हो सकता है कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, इस तरीके से ऊपर भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, और हमको इसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर ये वायर कुछ फाइनाइट लेंथ का होता तो जो नीचे की तरफ अभी हमने एंगल देखा था वो कुछ फाई 1 बना था, ऊपर जो एंगल बना था वो फाई 2 बना है। लेकिन अगर ये सिरा ऊपर जाता जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे, तो अगर ऊपर वाला जो सिरा था वायर का, है ना, ये वाला सिरा, अगर ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इसकी तरफ जब मैं इस पॉइंट P से इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो वो एंगल जो यहाँ पे बनेगा वो एंगल भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा वो एंगल कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा तो वो एंगल बढ़ता बढ़ता ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? देखो पिछले वाले डायग्राम से बता देता हूँ। इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये एंगल कितना बना, फाई 2, लेकिन अगर ये सिरा ऊपर जाएगा तो ये वाला एंगल भी तो बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? इसी तरीके से ये वाला सिरा अगर नीचे जाएगा तो ये वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते मतलब ये लाइन जो होगी ना, ये वाली लाइन, ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल से आपको दिखेगी ऐसे। तो उस कंडीशन में ये एंगल यहाँ पे जो बनेगा ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इसी तरीके से ये वाला जो सिरा है ये अगर नीचे जाता ही जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और फिर जब ये इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा तो ये एंगल बढ़ता बढ़ता ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो जो ऊपर की तरफ एंगल बनेगा फाई 2 वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, और नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा था फाई 1 अभी डायग्राम के अंदर, वो भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन जाएंगे। उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फॉर्मूला था। इसको लगाओ, अब क्या आंसर आता है। इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये पहला केस लिया मैंने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिलेगा फाई 1 फाई 2 90 90 पुट करोगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। एक 2 यहाँ कैंसिल कर दो तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन जाएगा, 2 पाई ए। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम आता है अपने इनफाइनाइटली लार्ज वायर के लिए। उसके परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ज़्यादा काम आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा इसके अंदर? सेकंड केस ये हो सकता है कि जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का ही है, लेकिन
वायर के एक सिरे के पास में पॉइंट है, इस बार बीच में नहीं है पॉइंट, इस बार बीच में नहीं होके एक एज के पास आ गया। मान लो ये वायर है अपना, ये वायर यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है और पॉइंट यहीं पे इसके सामने, इस ऊपर वाले एज के सामने है। तो ऊपर वाला एंगल तो है ही नहीं अब, तो φ2 की वैल्यू क्या 0, और नीचे वाला सिरा इनफाइनाइट पे जा रहा है अभी भी, तो इधर जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, वो ऑलमोस्ट 90 बनेगा। तो एक एंगल 90 और एक एंगल 0। तो उस कंडीशन में ये तो पहला केस था। सेकंड केस ये लिया है मैंने कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का ही है, नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन जो पॉइंट है वो इसके एक एज के पास है, यहाँ पे इस सिरे के पास है, ऊपर वाले सिरे के पास में, ऊपर है ही नहीं, इससे ऊपर वायर नहीं है, तो ये एज पे आ गया एकदम। तो उस कंडीशन में जो ऊपर एंगल बन रहा था अभी φ2, वो 90 की बजाय अब क्या हो गया 0, तो यहाँ पे φ2 कितना हो गया बोलो 0 हो गया। नीचे ये अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो नीचे वाला एंगल तो वही आपको कितना लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 90 लेना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आएगा, B आएगा μ0 I अपॉन, अब देखो ये साइन 90 बन जाएगा, ये साइन 0, साइन 0 0, साइन 91, तो आंसर आएगा μ0 I अपॉन 4πA। ये लो जी, ये आंसर आ गया। तो इनफाइनाइटली लार्ज वायर के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो इसमें दो केस होंगे, एक तो वायर बहुत बड़ा है और बीच में कहीं पे पॉइंट है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा μ0 I अपॉन 2πA। और अगर वायर इनफाइनाइटली लार्ज है लेकिन पॉइंट उसके एक एज के पास है, एक किनारे पे है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा μ0 I अपॉन 4πA। और वायर फाइनाइट लेंथ का है तो आपको φ1 φ2 एंगल बता रखे होंगे, जैसे बता रखा होगा कि वायर के परपेंडिकुलर a डिस्टेंस पे पॉइंट है, ऊपर वाला सिरा जो वायर का है वो 30 डिग्री एंगल पे है, नीचे वाला जो सिरा है वो 60 डिग्री एंगल पे है। तो φ1 φ2 की वैल्यू अगर गिवन हो तो इसमें पुट करके आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली बता सकते हो फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये दोनों केस समझ में आए क्या आपको, स्पेशल केस।